डाउनलोड करना हो तो किसी भी कंट्री का डेटा अगर हमें डाउनलोड करना हो तो हमारे पास जो इंटरनेट पे सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास वर्ल्ड बैंक डेटा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का जो डेटा बैंक है उसके अंदर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन तमाम का डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाकर आपको तमाम कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान का लिंक आपको गिवन है, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन है हमें किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। एक्सेल को आपने क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सेल की फाइल हमारे पास आ गई। देखें इस डेटा को हम किस तरह यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये इस शीट के अंदर इंडिकेटर्स की, इन वेरिएबल्स की आपके पास क्या है, एक्सप्लेनेशन हैं, इनको किस तरह मेजर किया गया है और इनके सोर्सेज का क्या है। ठीक है, ये वेरिएबल्स के नाम है, इनके एक्सप्लेनेशन हैं और इनके मेजर ऑफ स्केल्स हैं और इनके रेफरेंसेस हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इनके न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कहाँ से कंसिडर किया। फर्स्ट जो शीट है उसके अंदर हमारे पास डेटा है। फर्स्ट कॉलम पाकिस्तान, सेकंड कॉलम और लास्ट ये जो अपडेट हुआ आपका 13 मार्च, 19 मार्च 2021। अब देखिए डेटा हमारे पास कब से कब तक पड़ा हुआ है। ईयरली डेटा है 1960 से 2020 तक का डेटा इन्होंने अपडेट किया हुआ है। कुछ वेरिएबल्स का 20 तक का है, जिनका नहीं है उनका 2019 तक का। ठीक है, देखें किसी भी वेरिएबल को आपने एनालाइज करना हो, इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे मॉनेटरी सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, पॉपुलेशन साइड हो, एग्रीकल्चर साइड हो, इंडस्ट्रियल साइड हो, मॉनेटरी साइड हो, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तमाम वेरिएबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो नियर 3000 इकोनॉमिक वेरिएबल्स का यहाँ पर आपको डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमारा कंसर्न क्या है, मैन इकोनॉमिक वेरिएबल इज जीडीपी ग्रोथ ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फाइंड जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, तो मैं बस क्या गया जीडीपी ग्रोथ एनुअल परसेंटेज के अंदर। तो जीडीपी ग्रोथ किस तरह निकाला जाता है ये आपको मालूम है। ठीक है, डोमेस्टिक नॉमिनल जीडीपी भी आपको मिल जाएगा, रियल जीडीपी भी मिल जाएगा। ये जो इंडिकेटर है ये मेरे पास क्या है, रियल जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, हर वेरिएबल का डेटा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह किसी भी वेरिएबल का डेटा आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस डेटा को हम फर्दर यूज़ किस तरह करते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर। ठीक है, अब ये डेटा मुझे चाहिए और इस डेटा को मैंने यूज़ करना है ग्राफिकली, मुझे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया, मुझे ईयरली डेटा चाहिए, ईयर्स, और दूसरा जो मैंने कॉलम दिया वो कॉलम मेरे पास क्या है, जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो ये दो कॉलम्स हमने बना लिए। ये कॉलम्स वर्टिकल कॉलम्स हैं और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा ये मेरे पास क्या है, हॉरिजेंटल कॉलम है। ठीक, तो जीडीपी ग्रोथ अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1960 से। तो ये 60 वाली हमारे पास क्या है, ये रो है। तो मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी शीट में गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल कर दिया ना। तो पेस्ट स्पेशल को क्लिक किया, मुझे फार्मूलाज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। और वो मुझे क्या चाहिए, हॉरिजेंटल वे में था, मुझे वर्टिकल में चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो ये जीडीपी ग्रोथ का डेटा हमारे पास है। अब ये किस ईयर से किस ईयर तक है, मैं ईयर वाला कॉलम भी कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस रो से स्टार्ट किया था। इस रो के मैं अब मैं जाता हूँ,
तो नहीं ये आप अबाउट क्यों बता रहे हैं? 1960 का। देखें, ये मैंने कॉपी कर लिया और पेज स्पेशल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारे पास ईयर्स आ गया और ये हमारे पास जीडीपी ग्रोथ का डेटा आ गया। तो मैंने अलाइन कर लिया, ये टेबल्स बॉर्डर्स मैंने लगा दी, ठीक है। तो 1960 का नहीं है, इसे हमने डिलीट कर दिया। 2020 का नहीं है, इसे भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब इनको मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। टाइम सीरीज ग्राफ क्यों बनेगा कि एक तरफ टाइम है और एक तरफ हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ओवर द टाइम पीरियड हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो इस ग्राफ के अंदर अब देखना है एक्सिस कौन कौन से है ना। एक्सिस गिवन है, एक्सिस के टाइटल्स हमने डाल दिए, ऑन कर दिया। डेटा लेबलिंग, एरर बार्स, ग्रिड लाइन, ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या शो कर रही होती है, एवरेज बिहेवियर को शो कर रही होती है। तो एक्सिस हम रेड कर दिए। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्स एक्सिस ईयर्स, इसको आप कॉलम कर सकते हो, इसको आप और मैनिपुलेट कर सकते हो, मोर डिजाइनिंग आप इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या है, बिजनेस साइकिल। तो ये हमने बिजनेस साइकिल ड्रॉ किया पाकिस्तान का फॉर द ईयर 2000 1960 टू 2020, ठीक है। ईयर्स का कॉलम सही तरह मेंशन नहीं है, इसको देख लेते हैं। एक्सिस देखें, चलिए इसको बाद में इसको देख लेते हैं। तो ये डायग्राम क्या शो कर रही है, देखिए ये डायग्राम क्या शो कर रही है कि 1960 से 2020 तक पाकिस्तान का जो रियल जीडीपी है वो किन पॉइंट में कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो रियल जीडीपी होता है ये क्या शो कर रहा होता है, रियल जीडीपी शो कर रहा होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी ना। तो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर। यानी किसी एक वेरिएबल को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि कौन सा वेरिएबल है जो बेस्ट मेजर हो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाता है, वो कौन सा होता है, रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, तो रियल जीडीपी में ओवर द टाइम, विद इन अ ईयर, ओवर द ईयर, ईयरली क्या चेंजेस आती हैं, इसका आंसर हमें कौन देता है, रियल जीडीपी ग्रोथ। तो रियल जीडीपी ग्रोथ का ये हमने डेटा लिया और इस डेटा को हमने ग्राफिकली यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास रियल जीडीपी है, ग्रोथ है। 1961 में ये 6% शो हो रहा है, ठीक है। और ये उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रही है, तो आप क्या कहोगे, ये डायग्राम शो कर रही है अप्स एंड डाउन्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स, है ना, 5 to 6 डिकेड्स। तो पिछले 60 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, पाकिस्तान की जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो तमाम अप्स एंड डाउन्स एक्सप्लेन हो रहे हैं इस
डायग्राम के अंदर, ठीक है। इन अप्स एंड डाउन्स के क्या रीजंस हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये भी बता दोगे क्या रीजंस हैं अप्स एंड डाउन्स के, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल क्या शो कर रहा होता है, बिजनेस साइकिल शो करता है फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस साइकिल को कहा जाता है कि ये एक्सप्लेन करता है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमी और लॉन्ग रन फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपने टाइम पीरियड 60 to 70 ईयर्स का दिया तो आप क्या देख रहे हो, ओवर द टाइम लॉन्ग रन के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हैं आपकी कंट्री के, हिस्टोरिक जो अप्स एंड डाउन्स हैं आप उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हो। अगर आपने 4 साल 3 साल 2 साल का आपने लिया है तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, शॉर्ट रन के अंदर आपकी फ्लक्चुएशंस हैं जो अप्स एंड डाउन्स है आपकी इकोनॉमी के, आप वो एक्सप्लेन करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमने पाकिस्तान का बिजनेस साइकिल ड्रॉ किया विद हेल्प ऑफ रियल डेटा, ठीक है। अब देखें, बिजनेस साइकिल शो कर रहा होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ इकोनॉमी, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक जो कंप्लीट बिजनेस साइकिल होता है, एक कंप्लीट बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं एक बिजनेस साइकिल के ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशन। तो जीडीपी इंक्रीज करे तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। जब जीडीपी आप ग्रोथ आपके राइज हो रही होती है तो हर वक्त तो राइज नहीं होती, कभी न कभी क्या होती है आपके पास फॉल आ रहा होता है। लाइक अगर हम अपनी कंट्री का एक्सपेंशन देखें तो ये 2010 के बाद से पाकिस्तान की जीडीपी आपकी ग्रो होना स्टार्ट हुई, और ये कब तक ग्रो होती रही, ये ग्रो होती रही 2018 तक। अब 2018 के बाद जीडीपी ग्रोथ हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। तो लास्ट जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो जीडीपी आपकी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक्सपेंशन है। और जिस पॉइंट से जीडीपी आपकी डिक्रीज हो रही है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है पीक। तो एक्सपेंशन, उसके बाद पीक, पीक के बाद इकोनॉमी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है। तो जब इकोनॉमी आपकी डिक्रीज होती है तो बिजनेस साइकिल में उस फेज को क्या कहा जाता है, उस फेज को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट फेज एक्सपेंशन, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज, राइज के बाद पीक, पीक का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ से इकोनॉमी फॉल होना स्टार्ट होती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय मोर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद जो लास्ट फेज आता है वो कौन सा होता है आपका, ट्रफ। जब इकोनॉमी आपकी फॉल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही आपकी इकोनॉमी डिक्रीज होगी। तो किसी न किसी जिस पॉइंट से इकोनॉमी आपकी दोबारा राइज होना स्टार्ट होती है, लाइक अभी आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया कि इस साल जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो 1% के आसपास होगी। तो 1% के आसपास होने का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर अगर नेगेटिव 0.4 था तो इस साल अगर पॉजिटिव 0.6 0.7 भी आता है तो लास्ट ईयर 2019 हमारा क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट। 2020 हमारा मिनिमम पॉइंट हुआ, और 2020 क्या शो कर रहा होगा, ट्रफ शो कर रहा होता है। ये कंप्लीट बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। तो बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। देखें, किसी भी कंट्री में जब एक्सपेंशन स्टार्ट होता है तो एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन। अब अगर हम लास्ट एक्सपेंशन की हम बात करें, 2010 और 12 में एक्सपेंशन हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंशन और एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आपकी पॉलिसीज होंगी तो क्या होगा, आपके पास एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन। उसके बाद पीक आता है, पीक के बाद इकोनॉमी आपकी कंट्रैक्शन की तरफ मूव हो जाती है, ठीक है। तो कंट्रैक्शन जब भी आपकी कंट्री में होगा तो कंट्रैक्शन भी क्या होता है, फॉरवर्ड बाय मोर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रिसेशन कहा जाता है। तो रिसेशन भी आपके पास क्या है, कंट्रैक्शन का ही आपके पास एक वर्ड्स आपके पास क्या है, डेंजरस शेप है। लाइक पाकिस्तान में कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ 2018 के बाद से, और उस कंट्रैक्शन ने इस वक्त किस सिचुएशन में पाकिस्तान को डाल दिया है, वो सिचुएशन आपके पास क्या है, रेसेशन, ठीक है। तो रेसेशन भी आपके पास कंट्रैक्शन का ही आपके पास क्या है, सिमिलर नेम है। कंट्रैक्शन जब बहुत डेंजरस हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है रेसेशन। तो जिस तरह एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती है, फॉरवर्ड बाय मोर
कॉन्ट्रैक्शन। और किसी भी कंट्री में जब डिक्लाइन आता है तो वो पूरी लाइफ के लिए नहीं होता, बल्कि किसी भी कंट्री की आप एग्जांपल ले लें, तो जब कंट्रैक्शन आता है तो विद इन ईयर कंट्रैक्शन को क्या करती है, उस कंट्री के मैनेजमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली यूज करके उस कंट्रैक्शन को विद इन अ ईयर एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। इस तरह आप देखें, जो हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्शन था वो ये आपके पास ये था ना। तो लॉस आपका जो बिजनेस साइकिल है, ये एक कंप्लीट बिजनेस साइकिल हो गया, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और इस मरतबा दोबारा आपका एक्सपेंशन। इससे पहले 2010 से पहले देखें, 2010 से पहले हमारे पास क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था, ये पीक, एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद दोबारा लॉन्ग कंट्रैक्शन। ये क्या शो कर रहा है, ये लॉन्ग कंट्रैक्शन शो कर रहा है 2006 और 7 के बाद जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट आया वार ऑन टेरर के, जो अफगानिस्तान बम्बिंग कर रहा था, अफगानिस्तान में जो बम्बिंग हो रही थी और पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर जो ब्लास्ट हो रहे थे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो बहुत आपके पास 6-7 सालों तक चलता रहा, वो उन तमाम सालों के अंदर हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो आपका क्या था, डिक्रीज था। तो एक साल में आपका राइज हुआ, फिर अगले साल ही क्या होगा, दोबारा आपके पास डिक्रीज हुआ। तो ये एक बिजनेस साइकिल है, ये एक बिजनेस साइकिल है। उससे पहले ये देखें, ये एक और बिजनेस साइकिल है, ये एक और बिजनेस साइकिल है। तो एक बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस साइकिल 4 फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। तो वो 4 फेजेस कौन से होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। अब देखिए इन फेजेस के बारे में थ्योरीज क्या कहती हैं। थ्योरीज कहती हैं कि जब भी किसी कंट्री के अंदर कंट्रैक्शन आता है, कंट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय मोर कंट्रैक्शन क्यों होता है, यानी कि कंट्रैक्शन रेसेशन की तरफ मूव क्यों कर रहा होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले क्यों नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही क्यों देखा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए रोल प्ले नहीं करता, जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री के हर इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने यहाँ पर आपने देखे होंगे, इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, डिक्रीज आ रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है, इनकम लेवल लोगों का कम हो रहा होता है, आपकी जो वेजेस हैं वो आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं, जो आपकी प्रोग्रेस है हर सेक्टर की वो हमारी क्या हो जाती है, आपके पास डिक्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। तो हर वेरिएबल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो हर वेरिएबल के डिक्रीज होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री के अंदर, लोगों का इनकम लेवल डिक्रीज होता है। जब इनकम लेवल डिक्रीज होता है तो लोग करते हैं क्या, अपनी परचेजिंग कम कर देते हैं। जब परचेजिंग कम होंगी तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, आपके पास डिक्रीज होना शुरू होती है। जब गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है तो कंट्रैक्शन के सेकंड फेज के अंदर जो प्राइसेस होती हैं, जो इन्फ्लेशन होता है, वो डिक्रीज होते होते डिफ्लेशन में तब्दील हो जाता है, यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल होना स्टार्ट होती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो स्पेकुलेट करता है और अपनी जो परचेजिंग है वो करता नहीं है, जो उनकी नीडी परचेजिंग होती है वो भी नहीं करता। वो कहता है कि प्राइसेस कम हो रही है, मैं अगर रुक जाता हूँ कि प्राइसेस जब बिल्कुल कम हो जाए तब मैं परचेजिंग करता हूँ। यानी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं करते कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपके पास क्या है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे लॉस होगा। प्राइसेस उस लेवल पे आ जाएं कि जिस लेवल से मजीद कम ही नहीं होंगी, उस लेवल के बाद मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये थ्योरीज कहती हैं कि वाई कंट्रैक्शन लीड्स टू रिसेशन, कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रैक्शन में जब प्राइसेस फॉल हो रही होती हैं उस वक्त एक्टिविटी जनरेट क्यों नहीं कर रहा होता। उसका थ्योरेटिकल रीजन क्या होता है कि हर बिजनेस क्या करता है, आपके पास रिस्क लवर नहीं होता। वो अंडरस्टैंड करता है कि प्राइसेस मार्केट के अंदर डिक्रीज हो रही है, अगर मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे लॉस होगा, तो मुझे वेट करना चाहिए कि इकोनॉमी अगर डूब रही है तो और आपकी डिक्रीज हो जाए। तो कंट्रैक्शन का जो ये लास्ट फेज होता है, जो ट्रफ होता है, ट्रफ का मतलब क्या होता है, प्राइसेस अपने मिनिमम पॉइंट पर आ गई हैं। अब प्राइसेस और इन्फ्लेशन, मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या है कि आपकी इंटरेस्ट रेट भी आपका मिनिमम हो गया, गुड्स की प्राइसेस भी क्या हो गई, मिनिमम पॉइंट पर होगी। अब जब उनको शेयर हो जाता है कि इससे कम प्राइसेस तो होनी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है मार्केट में बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। जैसे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यू मशीनरी परचेज करेगा, न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए उसे बैंक से बोरो करना पड़ेगा, लेबर्स को हायर करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद ट्रफ, और ट्रफ के बाद दोबारा ये एक्सपेंशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, लोगों का इनकम लेवल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोगों को हायर करना
शुरू करता है। जैसे लोगों का इनकम लेवल स्टार्ट हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना शुरू कर देते हैं। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि अब हमारे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है। तो वो भी क्या करते हैं, अपना कैपिटल रिप्लेस करते हैं, ओल्ड जो टेक्नोलॉजी होती है उसे रिप्लेस करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं और अपने जो बिजनेस को और स्पेंड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होती है, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है, लोग बैंकों से और ज़्यादा बोरो करना स्टार्ट कर देते हैं और बिजनेस करते हैं, कैपिटल परचेज करते हैं, मशीन परचेज करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं। और इस तरह एक्सपेंशन क्या होता है, फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ प्राइस लेवल भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट रेट भी आपका इंक्रीज होता है, प्राइसेस भी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब थ्योरीज क्या कहती हैं कि जब एक्सपेंशन स्टार्ट होता है और एक्सपेंशन फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन जब आपका इस लेवल पे आ जाता है, हाईएस्ट लेवल पे आता है, तो इस वक्त सिचुएशन क्या होती है इकोनॉमी के अंदर। इस वक्त इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन ये होती है कि लोग देखते हैं कि आसपास जितने भी बिजनेस ग्रुप हैं उन सबको फायदा हो रहा है, तो वो हर बंदा क्या करता है कि बोरो करे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करे, चाहे वो रियल सेक्टर में करे, किसी न किसी सेक्टर के अंदर वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस कोशिश के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं थी। अब डिमांड क्यों नहीं थी, डिमांड इसलिए नहीं थी कि मार्केट के अंदर जब एक्टिविटीज आपकी इंक्रीज होते होते आपके इस लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, यानी कि इसको फायदा हो रहा है तो मैं भी ये बिजनेस कर लेता हूँ। हर बंदा रियल एस्टेट में आपके पास क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देता है। हर बंदा फूड चैनल, फूड आपका जो इंडस्ट्री उसके अंदर फायदा हो रहा है, तो जिसके पास भी पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं, आइडिया है, बैंक से बोरो किया और एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। तो जब मार्केट के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी एक्चुअल डिमांड नहीं होती, तो उस पॉइंट के ऊपर आपकी इकोनॉमी अपने पीक पर आ जाती है। पीक पर क्यों आती है, क्योंकि जितनी एग्रीगेट डिमांड थी उतनी एग्रीगेट सप्लाई थी। अब फुल जो आपका चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब इससे ज़्यादा भी आउटपुट अगर प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उस आउटपुट को परचेज करने वाला मार्केट के अंदर कोई नहीं होगा। तो थ्योरीज क्या कहती हैं कि पीक के बाद किस तरह कंट्रैक्शन आता है, जब बहुत सारी फर्म्स उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेती हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं और उनकी एक्टिविटीज़ मार्केट में सेल नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इक्विटीज़ के अगेंस्ट बैंक से क्या लिया हुआ था, बोरिंग की हुई थी। अब बैंक उनसे डिमांड करता है कि हमारे पैसे वापस करो, और वो डिफॉल्टर हो जाता है। उस डिफॉल्टर होने का मतलब क्या है कि जब एक फर्म डिफॉल्टर होगी तो वो शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन होने का मतलब क्या है, उसके जितने भी लेबर्स थे वो क्या हो गए, आपके पास फायर हो गए। तो यहाँ से आपके पास रिस्क कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू होता है। अब एक फर्म से एक इंडस्ट्री की तरफ अगर आप जाएं, तो एक इंडस्ट्री के अंदर जब आप देखते हो तो हर इंडस्ट्री का रिलेशन, हर फर्म का रिलेशन दूसरे फर्म के साथ होता है। एक फर्म अगर डूब रही होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जिन जिन फर्म के साथ परचेजिंग कर रहा था, जिन जिन लोगों के साथ परचेजिंग कर रहा था, वो उनको उनके पैसे भी नहीं दे पा रहा है। अब उनको भी लॉस स्टार्ट हो जाएगा, वो भी अपने लेबर्स को क्या करेंगे, फायर करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो भी लेबर को फायर करना स्टार्ट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनकम लेवल और ज़्यादा आपका डिक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज आपकी डिक्रीज हो रही है, उनके प्रॉफिट उनका कम होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो गुड्स की डिमांड उन्होंने कम कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल नहीं होंगी, तो उन्हें भी शटडाउन की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय मोर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो 4 फेजेस हैं हर कंट्री के अंदर ये रन होते रहते हैं। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट करती क्या है कि अपनी पॉलिसीज से, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सपेंशन को क्या करती है, फॉरवर्ड बाय मोर एक्सपेंशन, और जब मोर एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन को क्या करती है, स्टेबल करती है। इस एक्सपेंशन को क्या करती है, लॉन्ग करती है। अपने जो जिस तरह अगर हम देखें कि लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको आप देखें कि पूरे 5 सालों के अंदर उन्होंने एक्सपेंशन को क्या किया,
मेंटेन रखा। मेंटेन किस तरह रखा कि वेल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इफेक्टिव फिजिकल पॉलिसी और इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी से उन्होंने एक्सपेंशन को क्या किया, स्टेबल उन्होंने रखा। चाहे वो फॉरेन फैक्टर्स हों, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हों, रिजर्व्स को उन्होंने मेंटेन किया, एक्सचेंज रेट को उन्होंने स्टेबल उन्होंने रखा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने अट्रैक्ट किया, और कंट्री की जो प्रोडक्शन है उनको उन्होंने इंक्रीज किया, और डेवलपमेंट और अदर सोशल साइड के ऊपर भी उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें इंक्रीज करते हैं। तो ये सब कब होता है, एक्सपेंशन कब आपका स्टेबल रहता है, जब आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इफेक्टिव है। इसी तरह जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, गवर्नमेंट अपनी इफेक्टिव मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करती है और कॉन्ट्रैक्शन को रिसेशन में जाने नहीं देती। कॉन्ट्रैक्शन से डायरेक्टली क्या होता है आपके पास, वो दोबारा एक्सपेंशन की तरफ इकोनॉमी को क्या करती है, एक्टिव करती है। तो ये 4 फेजेस होते हैं। तो बिजनेस साइकिल शो कर रहा होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस साइकिल की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल किसी एक वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं करता। बिजनेस साइकिल क्या शो कर रहा होता है, बिजनेस साइकिल शोज द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट को भी बताता है, आउटपुट को भी बता रहा होता है, प्राइस लेवल को भी बता रहा होता है, ये इन्वेस्टमेंट को भी बता रहा होता है। तो जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उन तमाम को एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि इन तमाम वेरिएबल्स का सम ही आपका क्या होता है, ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो ये जो जीडीपी होता है सिर्फ एक चीज़ का आंसर नहीं देता, बहुत सारे वेरिएबल्स का एवरेज आपकी इकोनॉमी की एक्टिविटी का आंसर दे रहा होता है। तो बिजनेस साइकिल के अंदर जो हम वेरिएबल ले रहे होते हैं, जो हम ग्राफ शो कर रहे होते हैं, उस ग्राफ का मतलब कोई एक सिंगल वेरिएबल सिर्फ आउटपुट नहीं होता, जीडीपी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस साइकिल की, वो क्या होती है कि बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपेंशंस भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। बिजनेस साइकिल के अंदर टर्निंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, पीक एंड ट्रफ। तो ये 4 आपके फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बिजनेस साइकिल की, वो क्या है कि बिजनेस साइकिल के थ्रू हम डिफरेंट वेरिएबल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। उन वेरिएबल्स की जो मूवमेंट है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक आजकल पाकिस्तान के अंदर रिसेशन है, मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्या फिनोमेना है, तो आप में से हर एक का आंसर क्या होगा कि रिसेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट हमेशा क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइसेस का क्या फिनोमेना है, तो आपका आंसर क्या होगा कि थ्योरेटिकल प्राइसेस को फॉल होना चाहिए, क्योंकि जब भी रिसेशन आ रहा होता है लोगों की इनकम लेवल कम होता है, वो गुड्स को परचेज नहीं करते और प्राइसेस क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। ठीक है। तो इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, तो आप में से हर बंदे का आंसर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त रिसेशन के फेस में, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली क्या हो रही होगी, आपकी राइज हो रही होगी। तो जो बिजनेस साइकिल होता है वो अदर वेरिएबल्स की मूवमेंट को भी क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। उन वेरिएबल्स को हम फोरकास्ट कर सकते हैं, उन्हें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस साइकिल क्या शो कर रहा होता है, उसके थ्रू हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और अदर वेरिएबल्स की मूवमेंट को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखें फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल पराइडिक नहीं होता। बिजनेस साइकिल आपके पास क्या होता है, रिकरेंट होता है। यानी कि पराइडिक का मतलब है, जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर 4 फेजेस है ना, आपके पास क्या है, 4 आपके पास क्या है, सीजन है। आपका सर्दी का मौसम आएगा, उसके बाद आपका गर्मी का मौसम आएगा, फिर उससे पहले आपके पास क्या आएगा, खज़ा का मौसम आएगा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, बाहर का मौसम आएगा। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में जो आपके पास सर्दियों का मौसम आ गया और सर्दी के मौसम के बाद बाहर आ गया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब भी आपके पास सर्दी आती है, सर्दी के बाद आपके पास क्या आता है, खज़ा का मौसम आता है। उसके बाद फिर आपके पास क्या आता है, आपका समर आता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, बाहर आता है। तो ये जो आपका बाहर का मौसम होता है, जिसके अंदर जो आपके एग्रीकल्चर जो लैंड होती है, जो आपके जो जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं वो सब आपके पास ग्रीनरी होती है आपकी। तो ये सब कब हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास समर सीजन में होते हैं। तो विंटर में ये सब थोड़ी होता है, विंटर के साथ लीड क्या कर रहा होता है आपका, तो ये सारे सीजन आपके पास
एक एक के बाद एक, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक जो सीजन है वो अपना टाइम छोड़ दे, यानी कि आपके पास ये समर आ गया, समर के बाद बाहर नहीं आया, वो डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया, खजा आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है कि बिजनेस साइकिल में बिल्कुल इस तरह होता है कि एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन के बाद क्या होगा आपका, पीक होगा, पीक के बाद क्या होगा आपका, कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन के बाद क्या होगा आपका, ट्रफ होगा। तो ये चारों आपके पास क्या होते हैं, सीजन्स आपके आते हैं। उसके अलावा ये जो सीजन्स होते हैं, ये जो आपके चार फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, ये जो बिजनेस साइकिल के जो फेजेस होते हैं, ये कोई टाइम पीरियड इनका फिक्स नहीं होता। जिस तरह हमने पाकिस्तान की बिजनेस साइकिल हमने बनाई, तो हमारा जो लास्ट बिजनेस साइकिल है, जो करंट बिजनेस साइकिल चल रहा है, उसमें एक जो फेज है रिसेशन, उसको 2 साल हो गए, 2 साल से रिसेशन है। और जो रिसेशन है, रिसेशन के बाद आपका पीक है, और पीक के बाद एक्सपेंशन के कितने साल हैं, 9 साल है। तो 9 साल और 2, यानी कि 11 साल हो गए, लेकिन हमारा बिजनेस साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा, अगले साल कंप्लीट होगा, क्योंकि अगले साल क्या आएगा आपका, ट्रफ आएगा। लेकिन इससे पिछला वाला जो बिजनेस साइकिल है, वो आपका क्या है, 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आपके पास एक साल में आपके पास क्या हो रहा है, ये कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद आपके पास क्या हो गया, ट्रफ, ट्रफ के बाद एक्सपेंशन, फिर अगले साल दोबारा आपके पास कंट्रैक्शन, फिर उसके बाद ट्रफ। तो ये जो बिजनेस साइकिल एक होता है, ये 4 साल पे भी कंसिस्ट कर रहा होता है, 10 साल पे भी कर सकता है बिजनेस साइकिल, आपका 20 साल पे भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपके जो सीजन होते हैं, साल में 4 महीने एक सीजन होगा, 4 महीने एक सीजन होगा, 4 महीने एक सीजन होगा। तो बिजनेस साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है, ये आपका फिक्स नहीं होता, कि इंटरवेल पे नहीं होता, ये ऑर्डर पे नहीं होता। तो इन बिजनेस साइकिल का चारों फेसिस तो होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये आपके प्रेडिक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि 4 साल के बाद बिजनेस साइकिल, दूसरा बिजनेस साइकिल आ गया, फिर 4 साल के बाद दूसरा बिजनेस साइकिल होगा। तो एक बिजनेस साइकिल 4 साल भी ले सकता है, एक बिजनेस साइकिल 3 साल भी ले सकता है, एक बिजनेस साइकिल 10 साल भी ले सकता है, और एक बिजनेस साइकिल 15 साल भी ले सकता है। अगर आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, स्ट्रांग है, लाइक आप बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश का जो एक्सपेंशन चल रहा है इस वक्त, ये एक्सपेंशन को आप देख देखो तो पिछले 11 सालों से आपको बांग्लादेशों का एक्सपेंशन आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, इफेक्टिव फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है। तो बिजनेस साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर 4 साल में एक बिजनेस साइकिल ख़त्म होगा, या 6 साल में बिजनेस साइकिल खत्म होगा। तो बिजनेस साइकिल का एक जो कंप्लीट सर्किल है, वो 10 सालों पे भी हो सकता है, 20 सालों पे भी हो सकता है, 4 सालों पे भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल नॉट पराइटिक, और बिजनेस साइकिल आपका क्या होता है, परसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर लिया, ड्यूरेशन ऑफ अ कंप्लीट बिजनेस साइकिल, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक 10 सालों के अंदर आपका एक भी आपके पास फेज हो सकता है, एक भी बिजनेस साइकिल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 20 सालों में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये 5 हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस साइकिल है। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल के इफेक्ट्स क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल के इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं बिजनेस साइकिल के साथ। अगर हमें बिजनेस साइकिल से अपनी पॉलिसीज करनी है, तो उन पॉलिसीज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की पॉलिसी करेगी, इन्वेस्टमेंट को कम करने की पॉलिसी करेगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी या मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी। तो गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को, एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल, डायरेक्शन क्या है उसकी, टाइमिंग क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंड टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो डायरेक्शन एंड टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, किसके साथ, बिजनेस साइकिल के साथ। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन के अंदर हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल की डायरेक्शन को कंपेयर करते हैं बिजनेस साइकिल की डायरेक्शन के साथ। बिजनेस साइकिल की डायरेक्शन का मतलब क्या है, बिजनेस साइकिल की डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या तो राइज हो रहा है या तो फॉल हो रहा है। और टाइमिंग ऑफ बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, एंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर पीक एंड ट्रफ। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट एक पीक है, एक आपके पास क्या है, ट्रफ है। तो डायरेक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल में हम इकोनॉमिक वेरिएबल की डायरेक्शन को कंपेयर करते हैं बिजनेस साइकिल की डायरेक्शन से। टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर हम इकोनॉमिक वेरिएबल की
टर्निंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट के साथ। अब देखें, अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल। देखें, तो डायरेक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल में इकोनॉमिक वेरिएबल मे बी प्रो साइक्लिकल, मे बी काउंटर साइक्लिकल और मे बी ए साइक्लिकल। तो प्रो साइक्लिकल वेरिएबल हम किन वेरिएबल्स को कहते हैं? हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट इज अ प्रो साइक्लिकल वेरिएबल। इकोनॉमी अगर एक्सपेंशन में है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। अगर इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्शन में है, रेसेशन में है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपकी कंजम्पशन है, तो आपका आंसर क्या होगा? कंजम्पशन भी क्या चीज़ है? एक प्रो साइक्लिकल वेरिएबल है। कंजम्पशन प्रो साइक्लिकल क्यों है? क्योंकि जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में होती है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा होता है, और इकोनॉमी जब रिसेशन में होती है तो कंजम्पशन क्या होता है आपका? कम हो रहा होता है। तो प्रो साइक्लिकल वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या हो? सेम एज डायरेक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है। काउंटर साइक्लिकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक मैं आपसे कहूँ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या कहोगे? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काउंटर साइक्लिकल वेरिएबल। जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इकोनॉमी जब कंस्ट्रक्शन में होती है, इकोनॉमी फॉल हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपके पास? इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो वेरिएबल जिनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? काउंटर साइक्लिकल। ठीक है। ए साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका जो पैटर्न होता है वो क्लियर नहीं होता, यानी हम आंसर नहीं दे सकते कि वो काउंटर साइक्लिकल है या प्रो साइक्लिकल है। देखिए, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो ए साइक्लिकल होते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके पैटर्न्स क्लियर नहीं होते। लाइक फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? एक्सपेंशन में क्या होगा? तो एक्सपेंशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। रिसेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो हम आंसर नहीं दे सकते। इसी तरह जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल ले रहे होते हैं आपके, मैं आपसे कहूँ कि ये जो रियल वेजेस हैं, रियल वेजेस का मतलब क्या है? नॉमिनल वेजेस डिवाइड बाय इन्फ्लेशन। अब मैं कहूँगा रियल वेजेस की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे कि एक ए साइक्लिकल वेरिएबल है। ए साइक्लिकल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि नॉमिनल वेजेस तो एक्सपेंशन में इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज भी हो सकता है, और इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज भी हो सकता है। और इन्फ्लेशन अगर वेजेस के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ रहा है तो रियल वेजेस क्या होंगे? कम होंगे। और इन्फ्लेशन नॉमिनल वेजेस के मुकाबले में कम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रियल वेजेस बढ़ रहे होंगे। तो हम आंसर नहीं दे सकते कि रियल वेजेस की डायरेक्शन क्या है, प्रो साइक्लिकल है या काउंटर साइक्लिकल है। तो जिनकी डायरेक्शन क्लियर ना हो, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? ए साइक्लिकल वेरिएबल। तो डायरेक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर हम तीन पॉसिबिलिटीज मिलती हैं: इकोनॉमिक वेरिएबल में प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल और ए साइक्लिकल। अब जब इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को मालूम होता है कि वो जिस वेरिएबल को इंक्रीज और डिक्रीज करने जा रहे हैं, उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रो साइक्लिकल है, काउंटर साइक्लिकल है या ए साइक्लिकल है। अब देखें, इकोनॉमी एक्सपेंशन में है और गवर्नमेंट को मालूम है कि वेरिएबल प्रो साइक्लिकल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपनी पॉलिसी के अंदर उन मेथड को यूज करेगी जिनकी वजह से एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। क्योंकि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वेरिएबल भी क्या होगा? और ज़्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ानी है तो आपको कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या एक प्रो साइक्लिकल वेरिएबल है। अब कंजप्शन अगर आपने कम करनी है, क्योंकि कंजप्शन कम करने का मतलब क्या है कि सेविंग्स आपने क्या करनी है? बढ़ानी है। तो कंजप्शन कम करने का मतलब क्या है कि आपने एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करना है? डिक्रीज करना है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, ताकि सेविंग को बढ़ाया जाए और कंजप्शन को कम किया जाए। क्योंकि अगर इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, सेविंग कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, कंजप्शन भी क्या होगा? और ज़्यादा
इंक्रीज होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल टू इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, देखें तो डायरेक्शंस को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर हम स्टडी करते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल को कंपेयर करते हैं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स के। तो टाइमिंग्स ऑफ बिजनेस साइकिल में भी तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल में भी लीडिंग, में भी कोइंसिडेंट और में भी लेगिंग वेरिएबल। तो लीडिंग वेरिएबल किसको कहा जाता है? उस वेरिएबल को कहा जाता है कि टर्निंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल अकर एडवांस ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। यानी कि जो लीडिंग वेरिएबल है वो मूव कर रहे होते हैं एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का टर्निंग पॉइंट पहले आ रहा है और बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है। यानी कि जो पीक है वेरिएबल का वो पहले आ रहा है और बिजनेस साइकिल का पीक बाद में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इन्फ्लेशन कौन सा वेरिएबल है, इन्फ्लेशन के टर्निंग पॉइंट्स क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इन्फ्लेशन का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है? वो लेगिंग है ना, लीडिंग नहीं है। तो लीडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनके टर्निंग पॉइंट्स अकर होते हैं एडवांस ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अब मैं आपसे कहूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी टर्निंग पॉइंट्स क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये, इसकी टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है? लीडिंग है। लीडिंग क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पहले अपने पीक पर आती है, उसके बाद जीडीपी अपने पीक पर आती है। यानी कि अगर हम एक छोटे से बिजनेस की एग्जांपल लें, आपके बिजनेस की एग्जांपल लें कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस आपका ग्रो करने लग गया, आप एक्सपेंशन में चले, एक्सपेंशन से मोर एक्सपेंशन में आ गए। जब आप मोर एक्सपेंशन में आ गए तो इसका मतलब क्या है? अब आपके पास इतने पैसे हो गए कि आप अपना घर परचेज कर सको। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने घर परचेज कर लिया। आपने घर परचेज कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपके रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपकी पीक पर आ गई और आपका जो एक्सपेंशन है वो अभी चल रहा है। अब एक्सपेंशन होते होते आपका लॉस शुरू हो गया और आपका जो एक्सपेंशन है वो कॉन्ट्रैक्शन में तब्दील हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका पीक आ गया। तो पहले आपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपने मैक्सिमम पे चले गई, बाद में आपकी जो एक्टिविटी है वो अपने पीक पे गई। अब देखिए कंट्रैक्शन आ गया। अब कंट्रैक्शन आ गया, कंट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय मोर कंट्रैक्शन। जब आप रिसेशन में आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हो। तो प्रॉपर्टी को सेल करने का मतलब क्या है? आपकी जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट थी वो अपने मिनिमम पॉइंट पर आ गई। फिर बाद में प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद आप बिजनेस को कंटिन्यू करते हो और फिर आप क्या करते हो? बिजनेस को स्टेबल करते हो, आप दोबारा एक्सपेंशन की तरफ जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि रियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का ट्रफ पहले आया, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रफ बाद में आया। ठीक है, तो जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसका पीक पहले आता है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इसी तरह उसका जो ट्रफ होता है वो भी क्या होता है? आपके पास पहले आता है। तो लीडिंग वेरिएबल का मतलब क्या है आपके पास? कि उन वेरिएबल्स को हम लीडिंग वेरिएबल कहते हैं जिनके टर्निंग पॉइंट्स बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट्स से पहले आते हैं। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल अकर एडवांस ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो वेरिएबल की टाइमिंग्स को हम क्या कहते हैं? लीडिंग वेरिएबल। ठीक है, कोइंसिडेंटल वेरिएबल मींस टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल अगर सेम एज द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस साइकिल। लाइक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक कोइंसिडेंटल वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन क्या है? प्रो साइक्लिकल, और उसकी टाइमिंग क्या है? कोइंसिडेंटल। कंजम्पशन आपके पास क्या है? एक कोइंसिडेंटल वेरिएबल है। जब इकोनॉमी अपने पीक पर होती है, जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर होता है तो उस वक्त कंजप्शन भी पीक पर होती है और उस वक्त इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? आपकी पीक पर होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आपकी क्या होती है? पीक पर होती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये जो कंजम्पशन है, ये दोनों आपके पास क्या है? को इंसिडेंटल वेरिएबल है। इसी तरह जब एग्रीगेट इकोनॉमी अपने मिनिमम पॉइंट पर होती है, जब जीडीपी अपने मिनिमम पॉइंट पर होती है तो कंजम्पशन भी क्या होती है? आपकी मिनिमम पॉइंट के ऊपर होती है और उस वक्त प्रोडक्शन भी क्या होती है? मिनिमम पॉइंट पर होती है। तो जिन वेरिएबल्स के टर्निंग पॉइंट्स अकर करते हैं सेम एज द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं?
उन वेरिएबल्स को कहा जाता है, उन वेरिएबल्स की जो टाइमिंग है वो क्या है आपके पास, कोइंसिडेंटल वेरिएबल्स है। ठीक है, इसी तरह कुछ वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, लेगिंग वेरिएबल। तो लेगिंग वेरिएबल किन वेरिएबल्स को कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल अकर आफ्टर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल और ग्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ग्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट्स पहले आ जाते हैं और वेरिएबल के टर्निंग पॉइंट्स बाद में आते हैं। तो उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम, लेगिंग वेरिएबल। लाइक इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, एक लेगिंग वेरिएबल है। इन्फ्लेशन लेगिंग वेरिएबल क्यों है, जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में होती है तो प्राइसेस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो प्राइसेस आपकी बढ़ती रहती हैं, इकोनॉमी अपने पीक पर पहुंच गई और पीक से कॉन्ट्रैक्शन में आ गई, लेकिन प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं, प्राइसेस फिर भी आपकी राइज हो रही है। प्राइसेस का पीक कब आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन से इकोनॉमी कहाँ पर जाती है, रेसेशन की तरफ जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय मोर कंट्रैक्शन, यानी कि रेसेशन में जब आ जाता है तो प्राइसेस क्या होती हैं आपकी, फॉल होना शुरू होती है। तो प्राइसेस का फॉल बाद में आया और बिजनेस साइकिल का फॉल, बिजनेस साइकिल का जो पीक है वो पहले आया और प्राइसेस का जो पीक है वो बाद में आया। इसी तरह इकोनॉमी जब रिसेशन से एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती है तो इकोनॉमी का जो ट्रफ होता है वो पहले आता है, यानी कि प्राइसेस जब गिरना शुरू होती हैं उसी वक्त ही मार्केट के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस साइकिल का ट्रफ आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया। अब मिनिमम पॉइंट आ गया, जैसे इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, थोड़ी सी और इंक्रीज होती है, तो फिर प्राइसेस भी क्या होती हैं आपकी, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल अकर हो रहा है एडवांस ऑफ द ट्रफ ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के टर्निंग पॉइंट्स बाद में आते हैं, बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट्स पहले आता है। तो इन्फ्लेशन की जो टाइमिंग है वो क्या है, इन्फ्लेशन एक लीडिंग वेरिएबल है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 8 की आपको स्लाइड्स के अंदर मैंने एक शीट रखी थी, उस शीट के अंदर आपको मिलेगा वेरिएबल्स की डेफिनेशंस और वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल हमारा, उसकी टाइमिंग्स क्या है और वेरिएबल्स की डायरेक्शंस क्या है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल, अमेरिका के अंदर जो बिजनेस साइकिल होता है उसे कौन लुक आफ्टर कर रहा होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड रिसर्च। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस साइकिल होता है उसे कौन देख रहा होता है, आपका स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही होती है। तो बिजनेस साइकिल के ये 5 पॉइंट्स ये हमने डिस्कस किए, इन 5 पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या होते हैं, ट्रफ क्या होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बिजनेस साइकिल है, 1917 में क्यों डिक्रीज था, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या बूम आया, वेरिएबल्स की क्या सिचुएशन थी, सब आपका बिजनेस साइकिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इन स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्लाइड है, स्लाइड के अंदर डायरेक्शन एंड टाइमिंग्स ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डायरेक्शन क्या है, प्रो साइक्लिकल है। इकोनॉमी जब एक्सपेंशन में होती है तो प्रोडक्शन क्या होती है आपकी, राइज होती है। और टाइमिंग क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी कि इकोनॉमी मैक्सिमम पर है तो प्रोडक्शन भी मैक्सिमम पर है, इकोनॉमी मिनिमम पर है तो प्रोडक्शन भी मिनिमम पर है। कंजम्पशन प्रो साइक्लिकल एंड कोइंसिडेंट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रो साइक्लिकल एंड कोइंसिडेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रो साइक्लिकल बट लीडिंग वेरिएबल। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर एडवांस ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये भी आपके पास क्या है, प्रो साइक्लिकल एंड लीडिंग। एम्प्लॉयमेंट प्रो साइक्लिकल है और कोइंसिडेंटल है। अनएम्प्लॉयमेंट काउंटर साइक्लिकल है और इसकी टाइमिंग्स अनक्लासिफाइड है, यानी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी एपीएल, आउटपुट डिवाइड बाय लेबर फोर्स, प्रो साइक्लिकल एंड लीडिंग। रियल वेजेस प्रो साइक्लिकल है लेकिन इसकी टाइमिंग्स अनक्लासिफाइड है। मनी सप्लाई प्रो साइक्लिकल एंड लीडिंग। इन्फ्लेशन प्रो साइक्लिकल एंड लेगिंग। स्टॉक प्राइसेस, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। तो इन वेरिएबल्स की डायरेक्शन गिवन है, इन वेरिएबल्स की टाइमिंग्स हमें गिवन है। इसके अलावा जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ओवर द टाइम पीरियड
अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सप्लेन की हुई ना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ होगा, अगर आपसे कहा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को आप कंपेयर करें बिजनेस साइकिल ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो आपने बिजनेस साइकिल पाकिस्तान का बना दिया। अब आप क्या करोगे, एयर ले लिया, एयर के साथ जो वेरिएबल आप सिलेक्ट करोगे वो वेरिएबल कौन सा होगा आपका, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाइंड किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज के अंदर आपके पास आ गए। तो आपने सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट का ये डेटा ले लिया और अनएम्प्लॉयमेंट का आपने ग्राफ आपने बना दिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बना दिया और आप उसे एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट किन ईयर में राइज हुई, किन ईयर में फॉल हुई, और वो अनएम्प्लॉयमेंट रियल जीडीपी के साथ किस तरह आपकी वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये लॉस एक्सपेंशन है पाकिस्तान के अंदर, ये जो अप्स एंड डाउन्स आप देखोगे उसके पीछे आपको क्या मिलेंगे। जब जब पाकिस्तान वर्ल्ड वार और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से क्या रहा है, रेसेशन रहा है, कंट्रैक्शन रहा है। आप देखें पाकिस्तान जब अफगानिस्तान की सोवियत जो वार हुई थी, जब उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, तो उन एरा के अंदर भी पाकिस्तान में आप क्या देखोगे, डिसस्टेबिलिटी देखोगे, आपका डिक्रीज आ रहा होगा, फिर राइज, फिर डिक्रीज, फिर राइज। उसके बाद ये जो एयर्स हैं हमारे पास, ये एयर कौन से हैं, ये आपके 90s के एयर्स हैं, ये वो एयर्स हैं जिसके अंदर आपको एवरेज स्टेबिलिटी मिलती है। तो एवरेज स्टेबिलिटी की जो एयर्स हैं ये वो पॉलिटिकल एयर्स हैं जिसमें कभी नवाज शरीफ आ रहा था, कभी बेनज़ीर भुट्टो आ रही थी, फिर नवाज शरीफ आ रहा था, फिर बेनज़ीर आ रही थी। उसके बाद ये जो एयर्स हैं ये हमारे परवेज मुशर्रफ साहब के पीरियड है, जिसके अंदर आप देखोगे इंक्रीज भी आ रहा है, लेकिन जो डिक्रीज है वो आपके पास क्या है, एवरेज इंक्रीज को ऑफसेट कर देता है। तो यानी पाकिस्तान में जब भी आप देखोगे जो मिलिट्री रिजिम होंगे, उन रिजिम की जो एवरेज निकालोगे, तो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ आपको डिक्रीज नजर आएगी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो भी आप डेमोक्रेटिक रिजिम्स देखोगे, चाहे ये आपका क्या है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का है, आपको एक्सपेंशन आपको मिलेगा 10 सालों का। ये जो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ये नई नई पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्टेबिलिटी मिलेगी। एवरेज स्टेबिलिटी क्यों मिलेगी, क्योंकि इनको मौका ही नहीं दिया गया था। फिर नज़ीर आती थी, 2 साल 1.5 साल के बाद उसको फारिग कर दिया जाता, फिर नवाज शरीफ आता उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता, फिर बेनज़ीर आई उसके साथ फिर ऐसा हुआ, फिर नवाज शरीफ आया उसके साथ भी आपके पास ऐसे ही गेम उनके साथ होता रहा। तो जब भी पाकिस्तान की आप बिजनेस साइकिल आप निकालोगे, तो जितने भी मिलिट्री रिजिम्स आपको मिलेंगे, उन रिजिम्स के अंदर आप देखोगे कि आपका जो रेसेशन और कंट्रैक्शन होगा वो आपको इतना सीरियस आपको मिलेगा कि आप कहोगे कि पाकिस्तान की जो कंट्री है उसमें मिलिट्री का रिजिम और जो आपका पॉलिटिकल मिलिट्री लेड जो गवर्नमेंट होती है उसने हमेशा पाकिस्तान को क्या किया है, कंट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय मोर रेसेशन की तरफ मूव किया। लगे आप करंट गवर्नमेंट को आप देख लें, ये भी हमारे पास क्या है, मिलिट्री लेड गवर्नमेंट है, तो इसमें भी हम कंट्रैक्शन से कहाँ पर मूव हो रहे हैं, रेसेशन की तरफ। तो आप जितने भी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर उन एराज को देखोगे जो आपको बहुत कम मिलेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आपको डिकेट मिलेगा पूरी हिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर आपको मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत कम मिलेगा, और जो सबसे कम मिलिट्री इन्फ्लुएंस मिलेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो कौन सा पीरियड होगा, वो 2012 से 2018 का पीरियड। यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जो 2012 से 2018 तक रही है, वो आपको पूरी 70 सालों में कहीं पर नहीं मिलेगी। और अब आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट क्या होगा, जब ये जो आपके अवामी नुमाइंदे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, तो इकॉनमी हमेशा क्या होती है आपकी, ग्रो कर रही होती है। कि उनके जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो किसी एक इदारे के लिए नहीं होते, वो डिसीजन मेकिंग किसके लिए होते हैं, वो पूरे आपके पास नेशन के हर सोशल सेक्टर की तरफ होते हैं। तो इकॉनमी क्या करती है, ग्रो करती है। तो बिजनेस साइकिल हमें आंसर ये दे रहा होता है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो हमारे जो इदारे हैं वो जितने आपके फ्री होंगे, आप हमारी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा बेटर वर्क करेगी। तो किसी भी वेरिएबल का आप इस तरह ग्राफ बना सकते हो, वर्ल्ड बैंक से किसी भी वेरिएबल का बिहेवियर आप कंपेयर कर सकते हो ओवर द 2020। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, स्टेटिस्टिक्स झूठ तो नहीं बोलती ना। अब वर्ल्ड बैंक को किसी के साथ हमदर्दी थोड़ी है, बेनज़ीर के साथ, नवाज शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ, या किसी भी गवर्नमेंट रूलर के साथ। ये तो जो ट्रू फैक्ट्स होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। तो जो ट्रू फैक्ट्स हैं
आप खुद भी उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम 70 सालों में कौन से रीजन से, जिन रीजन की वजह से क्यों पाकिस्तान इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद इंडिया से इतना पीछे रह गया, बांग्लादेश से इतना पीछे रह गया और दूसरी जो कंट्रीज हैं उन तमाम से इतना बेग पे चला गया। उसका एक ही आपको रीज़न मिलेगा। वो रीज़न आपके पास क्या है कि पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली काम करने ही नहीं दिया गया। ठीक, तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान की मेन आपके पास क्या है, रीज़न है, हमारी जो लेस ग्रोथ और इकोनॉमिकल जो हमारी कंडीशन है इसका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business cycle shows the fluctuations in aggregate economic activity, ups and downs of aggregate economic activity. तो इन ups and downs को स्टेबल किया जाता है व मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, चलिए देखें चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरह ड्राइव होता है। मैक्रो इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, और एक मॉडल को कहा जाता है आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल हम अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। देखें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है। ये ग्राफ है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का बेसिक मॉडल का। ठीक है, इस मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, आपकी रियल जीडीपी, आपकी कंट्री के अंदर जो टोटल स्पेंडिंग हो रही है वो स्पेंडिंग कौन कर रहा है, आपका हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो टोटल स्पेंडिंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जीडीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये क्या चीज़ है, ये जीडीपी। वाई एक्सिस में प्राइसेस रखा हुआ है। तो जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी कंट्री में जो टोटल स्पेंडिंग होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। जब भी प्राइस लेवल डिक्रीज होगा टोटल स्पेंडिंग क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा आपका डाउनवर्ड होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व के और भी चैनल्स होते हैं, वो चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप। ये जो वर्टिकल शेप कर्व है इसे कहा गया है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये क्या शो कर रहा होता है, आपकी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल सप्लाई लॉन्ग रन यानी कि एक साल में कितनी है। तो इसको हम रिलेट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। किसी भी कंट्री के अंदर आउटपुट कितना होगा, उस आउटपुट का आंसर हमें देता है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये लॉन्ग रन रेट सप्लाई का वर्टिकल शेप क्यों होता है, इसका आंसर क्या है कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो लेबर मार्केट हमें आंसर क्या देती है, पोटेंशियल आउटपुट वाई बार। पोटेंशियल आउटपुट इज आउटपुट आफ्टर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस। और पोटेंशियल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपने तमाम लेबर्स को हायर कर लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जीरो है, तमाम रिसोर्सेज को आपने एफिशिएंटली यूज कर लिया। तो ये जो आउटपुट है ये पोटेंशियल आउटपुट है, आप इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल आउटपुट आपका फिक्स होता है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इस तरफ नहीं जा सकती। अगर ये पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस के साथ पोटेंशियल आउटपुट आपका फॉल और राइज हो रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल आउटपुट राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। पोटेंशियल आउटपुट चेंज नहीं होता लॉन्ग रन के अंदर। तो जब ये चेंज नहीं हो रहा है आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्व होगा ये आपका क्या होगा, वर्टिकल शेप कर्व होगा। तो लॉन्ग रन के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई होती है किसी भी कंट्री की, उस कर्व को जब हम बनाते हैं तो वो कर्व क्या बनती है, वर्टिकल शेप बनती है। इसको डिटेल में हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे कि वाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप। अभी सिंपल आंसर क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट जो सप्लाई होती है उसका मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट आपका बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये आपका पास क्या है, इट्स अ पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ये हमारे पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं, होती नहीं है। न्यू क्लासिकल्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि शॉर्ट रन में प्राइसेस फिक्स नहीं होती और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है।
बट जो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल होता है उसके अंदर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हॉरिजेंटल एक्सप्लेन इसलिए किया है कि इनिशियल क्लासिकल्स क्या कहते थे कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस फिक्स होती हैं। तो प्राइसेस फिक्स होने का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में क्लासिकल्स क्या कहते हैं, ऑलवेज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो प्राइसेस आपकी क्या होंगी, चेंज ही नहीं होंगी। तो शॉर्ट रन में क्लासिकल्स क्या कहते हैं, प्राइसेस आपकी क्या है, फिक्स है। प्राइसेस फिक्स हैं तो शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट तो आपका इंक्रीज होता है ना, आउटपुट आपका शॉर्ट रन में बढ़ रहा होता है। लॉन्ग रन में फिक्स होता है तो लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो गया, और शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस आपकी फिक्स हैं। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल शेप, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप, एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड शेप। ये जो मॉडल है इस मॉडल को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल। तो ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या बता रहा है, ई पॉइंट बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, ये तीनों आपके पास क्या है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब देखें एग्रीगेट डिमांड शॉक, अगर मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट आता है तो इक्विलिब्रियम किस तरह रीस्टोर होता है, ये हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। देखें एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपकी डिक्रीज हो जाए या एग्रीगेट डिमांड कर्व आपकी इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस तो फिक्स होती हैं, तो जब एग्रीगेट डिमांड आपकी डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो परचेजिंग है वो क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। तो शॉर्ट रन के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व डिक्रीज हो जाए तो हम ई पॉइंट पर थे पहले, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो इसके लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अब P1 प्राइस लेवल के ऊपर लोग विलिंग टू परचेज कितना है, लोग विलिंग टू परचेज, विलिंग टू स्पेंडिंग कितना है, Y2, यानी कि ये ज्यादा है और ये हमारे पास क्या है, कम है। अब होगा क्या कि मार्केट फोर्सेस, शॉर्ट रन के अंदर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस आपके पास क्या है, फिक्स हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर होगा क्या कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई आपके पास क्या है, ज्यादा है। अब एग्रीगेट सप्लाई कम तो हो नहीं सकती, आपने मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर दी है, वो आपके पास क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो करेंगे क्या, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड की वजह से प्राइसेस अब आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। अब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो प्राइसेस डिक्रीज होने से क्या होगा, प्राइसेस P1 से P2 पर आ गए, प्राइसेस डिक्रीज होंगी, एग्रीगेट सप्लाई तो आपने कर दी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज होंगी ये एग्रीगेट डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी, एग्रीगेट डिमांड ऐसा ऐसा बढ़ती रहेगी और न्यू इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आएगा, एच पॉइंट के ऊपर आएगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम दोबारा उसी आउटपुट पर आएगा, लेकिन होगा क्या, आपके पास प्राइस लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल क्या कहता है कि इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्राइस लेवल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर लेगी क्विकली। उसके रीजन उसने क्या दिए, डिमांड कम हो गई किसी भी शॉक की वजह से, लोगों ने परचेजिंग करना कम कर दिया, वो पैसे मिस्ट हो गए, वो अब डिमांड कर रहे हैं Y2, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है वो कितनी है, वो Y बार सप्लाई है। तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड की जो पावर्स हैं वो अब करेंगे क्या, प्राइस लेवल को डिक्रीज करेंगे। अब प्राइस लेवल डिक्रीज होती जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या होगा, आपका मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी और डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, प्राइसेस कम होती जाएगी। और इसी तरह एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो पावर्स हैं वो न्यू इक्विलिब्रियम रीस्टोर करेंगे एच पॉइंट के ऊपर। तो एच पॉइंट का मतलब क्या है, वही आउटपुट है लेकिन प्राइस लेवल आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल में अगर डिमांड कम हो जाए तो उससे प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है और इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसी तरह ये हमारे पास लॉन्ग रन ये सप्लाई कर्व है। तो एडवर्स सप्लाई शॉक हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था। तो एडवर्स सप्लाई शॉक का मतलब आपका क्या है, लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। एडवर्स सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो लेबर की डिमांड है वो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई। तो फर्म्स जो आपकी कंट्री के अंदर हैं वो लेस आउटपुट
प्रोड्यूस कर रही हैं। तो पहले जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट Y1 था, एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से अब फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आपका क्या हो गया, Y2 हो गया। यानी पहले ये पोटेंशियल आउटपुट था, अब एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से आपका पोटेंशियल आउटपुट क्या हो गया, Y2। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर था, ई पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई Y1 था। अब प्राइसेस P1 है, लेकिन सप्लाई आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड तो आपकी ई पॉइंट पर ही है, तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हमें आंसर क्या दे रही है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अब करेंगे क्या, प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे और न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर होगा एफ पॉइंट पे। तो एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के अंदर अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपकी लेफ्ट और शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह इसका अपोजिट क्या है, अगर पोटेंशियल आउटपुट बढ़ जाए, बेनिफिशियल सप्लाई शॉक आ जाए, इसका मतलब क्या, एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। तो ये जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस लेवल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखें चैप्टर नंबर 8 में एक बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट भी है। जब हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था ये जो इन्फ्लेशन होता है, कुछ लोग कहते हैं मॉनेटरी फिनोमेना है, कुछ लोग कहते हैं आपके पास ये क्या है, फिजिकल फिनोमेना। यानी कि इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से आता है और कुछ लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन मॉनेटरी साइड से आता है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमी में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं करती। यानी कि आप जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हो तो उससे इकोनॉमी का जो आउटपुट है उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता, उसके रीजंस क्या बताते हैं, उसके रीजंस बताते हैं कि जो मनी होती है वो क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, नॉन न्यूट्रल होती है। देखिए मनी नॉन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, सही इसका बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमी के अंदर जो आपकी मनी सप्लाई होती है उसको इंक्रीज करने से आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, देखिए मैं इसके ग्राफ बना के आपको बताता हूँ। तो ये मनी न्यूट्रलिटी मनी नॉन न्यूट्रलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है जनरल इक्विलिब्रियम पे, ये हम चैप्टर 9 में और डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, प्राइस लेवल है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अभी हमने डिस्कस किया शॉर्ट रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, वो क्या होता है, हॉरिजेंटल शेप के अंदर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इकोनॉमी के अंदर आउटपुट हमारे पास क्या है, Y⁻1। ये पोटेंशियल आउटपुट है, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ठीक है, अब देखें, अब हम देख रहे हैं कि मनी जो होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है। मनी न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में मनी का कोई रोल नहीं होता। यानी कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास क्या है, इनफेक्टिव है। अब ये जो लोग मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव कह रहे होते हैं वो किस तरह कहते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। देखिए हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने पढ़ा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर जितना भी मनी सप्लाई बढ़ाते हो उतना क्या हो जाता है आपके पास, प्राइस लेवल इंक्रीज होता नहीं है। प्राइस लेवल और स्टॉक ऑफ मनी का रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब देखें ये रिलेशन किस तरह आपको हेल्प करता है आंसर देने के लिए कि मनी आपकी न्यूट्रल है। तो मनी न्यूट्रल है, लेट्स सपोज सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, और मनी सप्लाई कितना इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ा दिया 10%। 10% सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया। तो जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड करो शिफ्ट AD1 टू AD2। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट हो गई AD1 टू AD2। अब देखें, अब 10% आपने मनी सप्लाई बढ़ाया, तो 10% मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है एग्रीगेट सप्लाई वो Y1 है, लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कितना कर रहे हैं, वो Y2 डिमांड कर रहे हैं।
तो सप्लाई आपके पास क्या है, कम है, डिमांड आपकी क्या है, ग्रेटर है। लेकिन होगा क्या कि आपने जो मनी सप्लाई बढ़ाई है 10%, तो 10% मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से और इकोनॉमी के अंदर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई की वजह से प्राइसेस आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज कितनी होगी, हमें मालूम है प्राइसेस का स्टॉक ऑफ मनी के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर 10% मनी सप्लाई बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है कि 10% प्राइस लेवल, 10% इन्फ्लेशन आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो ये आपका P1 था। अब इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होकर क्या हो गया, P2 हो गया। तो इन्फ्लेशन भी 10% ही आपका इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल जैसे बढ़ना शुरू होगा, एग्रीगेट डिमांड के अंदर मूवमेंट अलोंग द कर्व स्टार्ट हो जाएगी, यानी लोग डिमांड कम करना शुरू करेंगे, प्राइस लेवल और बढ़ेगा, लोग डिमांड और कम करना शुरू करेंगे, प्राइस लेवल और बढ़ेगा, डिमांड और लोग कम करेंगे। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम आएगा दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर होगा। तो ये जो न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई 10% बढ़ाने से ये जो प्राइस लेवल था ये कितना हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। और इकोनॉमी पहले भी Y1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी, अभी भी Y1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज किया था उससे आउटपुट पे और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हैं या जो बेसिक आपके न्यू जो केनेजियन क्लासिकल्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आपकी क्या होती है, वो इनफेक्टिव होती है इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक जितनी मनी सप्लाई बढ़ाएगा उससे होगा क्या कि पहले जो चीज़ें 10% सस्ती में परचेज कर रहे थे आप Y1, अब जो एडिशनल स्टॉक ऑफ मनी आपने इंक्रीज किया है वो मनी उन्हीं चीज़ों को परचेज करने में स्पेंड हो रही है। यानी कि जो चीज़ें पहले आप 10 रुपये में परचेज कर रहे थे, अब वो चीज़ें कितना में कर रहे हो, 10% बढ़ गया तो वो 11 रुपये में आप परचेज कर रहे हो। और मनी सप्लाई कितनी बढ़ी है, 1% से मनी सप्लाई बढ़ी थी, 1% से आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जो चीज़ें पहले 10 में परचेज कर रहे थे वो आप कितने में कर रहे हो, 11 में कर रहे हो। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उससे होता क्या है, आउटपुट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन प्राइस लेवल क्या हो गया आपका, इंक्रीज होकर P1 से P2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम ए पॉइंट पर थे, अब हम किस पॉइंट पर हैं, बी पॉइंट पर है। तो ये डायग्राम हमें क्या बता रही है, ये डायग्राम हमें आंसर दे रही है कि जो मनी है वो आपके पास क्या है, मनी इज, तो मनी आपकी क्या होती है, मनी आपकी न्यूट्रल होती है। तो मनी आपकी क्या है, मनी इज न्यूट्रल। तो मनी न्यूट्रलिटी और मनी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जब मनी सप्लाई जितना इंक्रीज किया जाता है उतना ही क्या होता है, आपका प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जो इकोनॉमिस्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं वो क्या कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में। इसका रीजन क्या बताते हैं, आप जितना मनी सप्लाई बढ़ाओगे उतना ही प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, तो आउटपुट आपका रिमेन सेम रहेगा। ठीक है। चलिए देखें, अच्छा आप क्या पूछ रहे हो, पोटेंशियल आउटपुट ना। तो पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन तमाम रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो, तो जो आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो उस आउटपुट को क्या कहा जाता है, उस आउटपुट को कहा जाता है पोटेंशियल आउटपुट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इसे डिटेल में डिस्कस